अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची जुड़े और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जिस तरह से करप्शन होती है वो हम बेनकाब करते हैं, लेकिन आज बात की जा रही है स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से। हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक सेगमेंट के अंदर स्टोरी की थी और वो स्टोरी ये थी कि एक बिल्डिंग ने ज़्यादा जगह घेर कर उस बिल्डिंग को तामीर किया गया था। फिर हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था कि सड़क की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसके अंदर बेज़ाब्तगी की गई थी। जब कमरे अदालत के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई और फिर डिपार्टमेंट्स की जानिब से लेटर निकलना शुरू हुए तो रीडिमॉर्गेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। और अब जो मामला सामने आया है उसी बिल्डिंग के हवाले से और शेख बरादरान के हवाले से, ये बड़े हैरान कुन मामला हैं। पहली दफ़ा मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से कार्रवाई की है। इसी पर आज बात करेंगे और आज पूरा प्रोग्राम अगर बात कर लें तो ये बेज़ाब्तगियों के ऊपर है कि किस किस जगह पर बेज़ाब्तगी होती दिखाई दे रही है। और K21 न्यूज़ हमेशा आवाज़ बनता रहा है लोगों की, मजलूमों की, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी असद जैदी। असद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने ज्वाइन किया। मुख्तलिफ औकात के अंदर हम देखते रहते हैं कि खबर चलती है चैनल के ऊपर, फिर पैकेजेस चलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं। मैं ज़रा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से पूछना चाहूँगा, जो गैर कानूनी तामीरात हैं जिससे शहरी परेशान थे। मुझे याद है कि अल्लाह वाला टाउन के अंदर एक बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाती है जिसमें लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहते हैं मलबे तले। उसके बाद फिर हमने एक पूरी कैंपेन चलाई, कहाँ कहाँ गैर कानूनी तामीरात हैं। इस बिल्डिंग का क्या मामला है, ये शेख बरादरान की जो बिल्डिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हम हर नाहक बात के खिलाफ बात करते रहेंगे। कोरंगी के अंदर एक ऐसी जगह जो मरकज समझा जाता है कोरंगी से बाहर या जाने के लिए या अंदर आने के लिए। जब आपको कोरंगी से एग्जिट करना होगा तो आपको लामाला 2 पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। या आप बुरुक्स चौरंगी से गुजरेंगे, ठीक है, या आपको आना पड़ेगा कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर। कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तामीर होना शुरू होती है। उसकी तामीरात जब ग्राउंड फ्लोर पे होती है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन दिनों बारिशों का सिलसिला था और उस बिल्डिंग के अंदर आज भी सीवरेज का सिस्टम नहीं डाला गया। अब फरवरी के अंदर दोबारा से कहा जाता है कि बारिशें होंगी फरवरी के एंड में। उसके ऊपर जब हम प्रोग्राम करते हैं, आप और हम प्रोग्राम करते हैं, यही कराची टुडे, तो इसके अंदर हम हकाइक से पर्दा हटाते हैं। जब पर्दा हटाते हैं तो ये पता चलता है कि उसके खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट सेल ऑलरेडी एक लेटर लिख चुकी है कि ये बिल्डिंग ज्यादा जगह पर बन रही है, जबकि इसका ओरिजिनल जो जगह है वो बहुत पीछे है। ठीक है। इसके ऊपर जब हम प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ इदारों तक हमारी आवाज पहुंचती है, तो फिर इदारे उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो उसके बाद जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती है वो है रीडिमॉर्गेशन का लेटर निकलता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस बिल्डिंग की रीडिमॉर्गेशन कराई जाती है। रीडिमॉर्गेशन के बाद बहुत अरसा गुजर जाता है कि हम इंतजार करते हैं कि उस रीडिमॉर्गेशन का जवाब क्या आएगा। बिल्डर की हठधर्मी देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि खुले सांड की तरह घूमते हैं। उसकी हठधर्मी यह है कि इंतजामिया एक्शन ले रही है, हम प्रोग्राम पे दिखा रहे हैं, बेजाब्तियां हो रही हैं। हम बात करते हैं कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ से, वो कहते हैं जी ये डिप्टी कमिश्नर का काम है, डिप्टी कमिश्नर अपना काम सही नहीं कर रहे। हम जाते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, ठीक है, कि सर जब आप काम ठीक नहीं करेंगे तो दूसरे इदारे क्या करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ कस्टोडियन है, ओरिजिनल रिकॉर्ड तो रेवेन्यू का आपके पास है। ठीक है, उस पर वो एक्शन लेते हैं, रीडिमॉर्गेशन होती है। रीडिमॉर्गेशन होने के बाद बिलाल उस पर एक लेटर निकलता है कि जो इसका अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान है उसको कैंसिल किया जाए। अच्छा, ये रिजल्ट सामने आ गया कि जो बिल्डिंग प्लान था वो कैंसिल कर दिया गया। तो मतलब अब जमीन बोस होने वाली है बिल्डिंग। देखिए, अब बिल्डर ने इस तमाम अरसे के अंदर एक भी दफा कंस्ट्रक्शन का अमल नहीं रोका, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि ये खुद को इदारों से ऊपर समझते हैं। ये वो लोग हैं, अगर आप इनके खिलाफ कोई बात करेंगे तो फिर उसके बदले में आपको धमकियां मिलती हैं कि आपको अगवा कर लिया जाएगा, एटीसी की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, अदालतों का मुंह देखना पड़ेगा। तमाम चीजों के बाद जब आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं, हम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, तो नतीजा निकलता है कि उनका जो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान था, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक की तरफ से किया गया था, उसको कैंसिल करने के लिए जुम्मेरात के दिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेटर दे दिया गया है कंटोनमेंट बोर्ड। अच्छा, ये लेटर निकलने के बाद अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उस बिल्डिंग पे? आज भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जब हमने सीईओ कोरंगी क्रीक से बात की तो उनका कहना यह था कि हमें तो अब तक वो लेटर ही नहीं मिला। तो या तो इदारे पर्दापोशी कर रहे हैं
या ये इदारे। कैसे पॉसिबल है? वो लेटर भी हमारे पास मौजूद है। हम अपनी जब स्क्रीन पे जब दिखा रहे हमारे होंगे। पास ये लेटर आ रहा है तो कंसर्न बिल्डर के पास वो लेटर कैसे नहीं पहुंचा? या तो वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें लेटर नहीं मिला है। देखिए, जब एक लेटर आउटवर्ड के लिए जाता है तो उस पर एक नंबर डलता है आउटवर्ड का, और उसके बाद जिसको एड्रेस किया जाता है ना, वो वहां जाता है। अब टीसीएस से एक स्लिप कटी हुई है, टीसीएस की स्लिप बताती है कि वहां चला गया और वहां रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद अगर कोई पर्दापोशी कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी उन्हीं बिल्डर्स के साथ शामिल है, जुर्म में उनके शरीक है। अगर वो मुजरिम बनेंगे, आपने कहा अल्लाह वाला टाउन, अल्लाह वाले टाउन में आज तक क्या हुआ? मुझे एक बात कोई आकर ये बता दे कि कहा गया इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहा इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, कहा गया कि इदारे इस पे एक्शन लेंगे, कहा इदारों की रिपोर्ट। उसके बिल्कुल बराबर में अल्लाह वाले टाउन में एक और इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है ST 12 के ऊपर, उसके ऊपर फिर दोबारा से चाइना कटिंग के ऊपर तामीरात शुरू कर दी जाती हैं। अब तक तो किसी इदारे ने नहीं रोका और ना ही कोई इदारा रोकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जहां बात की जाएगी कि आपने इतने बड़े बिल्डर माफिया जो 20 मंजिला इमारत बना रहे थे, उनके खिलाफ जब आपने आवाज बुलंद की तो देर आयद दुरुस्त आयद की बात हुई और इनके खिलाफ लेटर निकाल दिया गया, जो अब तक की नहीं, कार्रवाई है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। मैं अगर किसी तामीरात के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ तो सबसे पहले मुझे कंसर्न थाने को भुगतना पड़ता है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को भुगतना पड़ता है। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स जिसको मुझे फेस करना पड़ता है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके ऊपर इदारा कह चुका है डिमॉर्गेशन की जाए, उसके बाद लेटर आ जाता है कि जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया गया है। इसका मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, ये बात साबित हो गई है। अभी कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है कि वो इस वक्त भी खड़े होकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे बिलाल के इसके अंदर मुख्तार कार कोरंगी ने इनका लिखा कि ये एक्सेस लैंड है। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने लिखा अपने डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को कि ये एक्सेस लैंड पे बना रहे हैं। इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और क्योंकि इसको जो अप्रूव मैप है वो देता है कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी क्रीक। जब वहां पर ये बात की गई तो वहां करने के लिए जो आपका कस्टोडियन है उसी से बात करेंगे ना आप। उन्होंने लिखा कस्टोडियन को कि इसका अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान कैंसिल किया जाए। ये वो बात है जो हमने अपने प्रोग्राम में कही थी कि जब बुनियादी जरूरियात और बुनियादी स्ट्रक्चर के बगैर कोई इमारत बिल्डअप की जाती है तो इदारे क्यों सो रहे होते हैं, इदारे क्यों नहीं हरकत करते? आज की फुटेज भी हम दिखा रहे होंगे कि वहां पर आज भी बहुत बड़ी तादाद में लेबर काम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जिन इदारों ने काम करना था बिलाल, वो इदारे काम कर चुके, और जिन इदारों ने काम ना करने की ठान ली है वो आज भी उन बिल्डर्स को काम करने की इजाजत दे रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा अपना एक दूसरे मेहमान को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दूं। इस वक्त हमारे साथ MQM पाकिस्तान के साबिक MPA हैं वकार शाह साहब। वकार शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने ज्वाइन किया। जानना मैं ये चाहूंगा, ये गैर कानूनी तामीरात जिस तरह से होती चली जा रही हैं, जमी बोस हो जाती हैं इमारतें, उसमें लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहते हैं, हलाकतें होती हैं, कोई रोकने वाला है इन गैर कानूनी तामीरात और इन बिल्डर्स को? या ये जिस तरह से इदारों की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी रिट को चैलेंज करते हैं, और आज भी एक बिल्डिंग का डिस्कशन किया जा रहा है लेकिन फैसला आ चुका है कि जो प्लान है बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन प्लान, वो कैंसिल हो चुका है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें मजबूर करती है या उन्हें इजाजत देती है कि वो आज भी अपनी मुतादिद तादाद की लेबर को वहां पर खड़ा करके काम करवा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम और हसास मौजू है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक छोटा सा घर बनाने जाते हैं, चाहे वो 60 गज का भी क्यों ना हो या 40 गज का क्यों ना हो, तो आप एक प्लानिंग करते हैं कि जी इसकी सेवरेज वाटर और दीगर चीज़ें जो हैं कहाँ निकलेंगी, कैसे करेंगे, यहाँ वॉशरूम भी बनेगा और दीगर चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। मगर मैं इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ कि शहर कराची में कसीरुल मंजिला इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, वो भी जो अप्रूव प्लान नक्शा होता है उससे हट के, और जब ये खड़ी हो जाती हैं और उस पर मकीन जो है आके बस जाते हैं, उसके बाद फिर इदारों को होश आता है कि जी अब ये यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ गैस का प्रॉब्लम है। इस कराची में इस वक्त भी लातादाद ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ गैस फैसिलिटीज नहीं है, लोग सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लातादाद प्रोजेक्ट मौजूद है जहाँ सेवरेज का सिस्टम ही नहीं है। ऐसे लातादाद प्रोजेक्ट है जहाँ पीने के पानी का नहीं है। आबादी बेहंगम तरीके से बढ़ती जा रही है। इदारे जो हैं वो उनकी जो सिलसिला है वो फौज दफने मौज की तरह है, मगर अमल दरामद नहीं है। एक ऐसा माफिया इस शहर कराची को निगल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जो पूरे कराची में इस आबादी को इस बेहंगम तरीके से बढ़ा रहा है,
और यहाँ सरकारी जमीनों पे जो कब्जे अच्छा, करके चीजों को मैं ये समझता हूँ कि इस तरह पेश करता है कि उनको को पूछने वाला नहीं है। हालांकि वकार शाह साहब, मैं थोड़ा सा जी। माजी की तरफ भी जाना चाहूंगा। मुझे वो शेर याद आ जाता है, याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं, ये क्या आज की हैं, कल की हैं, परसों की हैं, या एक दो महीने की हैं? ये जो कराची का आज नक्शा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कंक्रीट का जंगल बना दिए गए। साबिक चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि ये कंक्रीट का जंगल है, ये उनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। तो क्या इसमें जिम्मेदारान का तयन जब किया जाएगा तो पिछली हुकूमतों का और जो पिछली नुमाइंदा जमातें थी इस शहर से, उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा? देखिए जी, बिल्कुल नुमाइंदा जमातें जो हैं वो इस शहर कराची में मौजूद है, बशमूल एमक्यूएम भी। मगर आप जरा सा ये देखें कि जहां आज गुज़िश्ता तकरीबन 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इदारे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मातहत है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो हो गया, केडीए हो गया, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो गया, देखिए ये सारे इदारे जो है मातहत है सिंध हुकूमत के। और सिंध हुकूमत हम अपोजिशन का किरदार अदा करते रहे और आवाज भी उठाते रहे। आज नहीं, 13 साल अगर आप काउंट करें तो वकार शाह साहब थोड़ा सा इंजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि 5 साल तो आप कोलेशन में रहे, फिर 4 साल मेयर की हुकूमत। ये थोड़ा टाइम पीरियड हटा दें, उसके बाद काउंट करें तो ज्यादा मजा आए। देखिए हम इस वक्त पीटीआई के भी कोलेशन पार्टनर है मरकज में जी। मगर जहां तक हमारी सुनी जाती है वो आपके इल्म में। हम जब पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ तो हमारे चंद नकात थे कि आपने जो मरदमशुमारी है उसके ऊपर आपने हमें मुतमैन करना है और दोबारा नहीं, सिंध हुकूमत में भी तो था ना इत्तेहाद में, इन्हीं 13 सालों के अंदर। मैं सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूं। मैं इसी तरफ आता हूँ, जी। और इसी तरह हमारे मिसिंग पर्सन की बात हुई तो उन्होंने ये टॉप प्रायोरिटी पे चीजें हमने रखी। मगर आज हमें जब भी हम आवाज उठाते हैं, हमारा कारकुन भी हमसे पूछता है, तो जब भी हम आवाज उठाते हैं तो हमें तसल्लियां दे के या कोई वफद भेज के और हमसे मीटिंगें करके और हमें ये कह के कि जी देख रहे हैं, कर रहे हैं, हालात ऐसे हैं वैसे हैं। इसी तरह माजी में भी हम कोलिशन पार्टनर सिंध हुकूमत के साथ अगर 2008 से 2013 के दरमियान रहे तो उस वक्त भी हम इस शहर कराची के हवाले से आवाज नहीं, देखे ना, आज भी अगर शहर कराची की बात करें तो आज भी आप इत्तेहाद में ही बैठे हुए हैं ना। आज भी मुतालबात तो पूरे होते नजर नहीं आए, तहफुजात तो हैं। एमओयू जो साइन किया गया था, मुझे याद है अच्छी तरह। पार्टी के साथ हम इत्तेहाद में नहीं बैठे हुए, हम तो पीटीआई के साथ इत्तेहाद में मरकज में बैठे हुए हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उनसे भी तो तहफुजात आपके पूरे होते नजर नहीं आ रहे ना। नहीं आ रहे बिल्कुल। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम तो इस कराची के लिए, इस सिंध के शहरी इलाकों के लिए, हम यहाँ की आवाम के लिए हम अपनी अना को खत्म कर देते हैं, अना को फना कर देते हैं और हम पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, हर एक से इत्तेहाद करके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस शहर कराची के इश्यूज और मसलों को देखा जाए। मगर वो अपना मतलब तो निकाल लेते हैं। जब हमारी बारी आती है या हम उनसे जब डिमांड करते हैं तो वो उससे पूरा नहीं उतरते। फिर जब हम हुकूमत को वार्निंग देते हैं या हुकूमत से बाहर जाते हैं तो हम पे ये इल्जाम लगता है कि जी हुकूमत में आते जाते रहते हैं। तो भाई जब हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर हम हुकूमत से बाहर भी जाएंगे। चले, मैं इस टॉपिक पर आऊंगा, मैं बिल्कुल इस पर बात करूंगा। इस वक्त असद जदीबी ब्यूरो चीफ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद। असद, मैं इदारों की बात करना चाहता हूँ और फिर बशमूल एमक्यूएम का भी आपसे सवाल करूंगा कि लुटेरों के ठिकानों को पता दे देता है अगर शरीके जुर्म ना होते ना, कुछ इस तरह का ही शेर है, मफहूम यही है। तो एमक्यूएम की अगर मैं बात कर लूँ, नुमाइंदा जमात रही है, कई सालों से कराची के अंदर सियासत करती आई है, अक्सरियत में रही है। तो ये जो तामीरात हो जाना अचानक से, ये आज की तामीरात हैं या इसमें पिछली हुकूमतों का भी किरदार रहा है? इससे बेहतर सवाल तो इस वक्त नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पे बात करने के लिए जो हमारे मोअज़्ज़िज़ साथी हमारे साथ मौजूद हैं वो एमक्यूएम बल्दियाती कमेटी को भी देख रहे हैं। ठीक है। बात यह है बिलाल कि एक अरसे से कराची के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की अजारादारी है। ठीक है। इदारे एमक्यूएम के अंडर हो, पीपल्स पार्टी के अंडर हो या जमात इस्लामी के अंडर हो, जिस भी जमात ने इनके ऊपर अपनी अजारादारी कायम की उसने क्या उन तामीरात को रोका जिसके ऊपर आज देखिए चीफ जस्टिस क्या बात करते हैं। वो कहते हैं मुझे 1960 का कराची चाहिए, मुझे तो 1960 का वो मैप चाहिए, मुझे तो 1960 का पंजाब कॉलोनी चाहिए, मुझे तो 1960 का दिल्ली कॉलोनी चाहिए। तो 70 की दिहाई के बाद सबसे ज्यादा अक्सरियत किस जमात की रही है कराची में, आप मुझे खुद बताएं। देखिए 1980 की दिहाई के बाद किसकी रही है, आप बताएं ना। आज भी कराची के अंदर अक्सरियत किसकी है? एमक्यूएम की अक्सरियत नहीं रही है। देखिए आज भी एमक्यूएम की अक्सरियत है।
जब आपने हम मौजू से नहीं, कहीं अब और तो हम फिर वहां PTI लेकर अब तो आते हैं फिर बात PTI की है। कि बात यह है कि आज भी MQM क्या जो वकार शाह साहब ने कहा कि इत्तेहाद में लेकिन काम नहीं हो रहे, छोड़ क्यों नहीं देते? जिमनी इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं 88 का? छोड़ दे। वो उन्होंने तो क्लेम किया इंडोज की इस बात को कि वफ्द आता है, मुलाकात करता है, बैठता है, बात और आएगी दूर करने तो की बात बहुत की जाती दूर है। तक जाएगी, क्योंकि ये तो गूंज है, बहुत दूर तक जाती है। फिर चाइना कटिंग की बात आएगी, फिर कब्जों की बात आएगी, फिर गैर कानूनी तामीरात की बात आएगी, फिर बहुत सारी चीजों की बात आएगी। देखिए कराची का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। नहीं वो तो मैं उसी पे सवाल कर रहा हूँ वकार शाह साहब, ये मुझे जरा जानना है आज ना, इसका कंक्लूजन मैंने यहाँ पर निकाल कर जाना है कि जिम्मेदारान कौन है। मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी का भी मौकफ इस पर लूंगा, दूसरी जमातों का भी मौकफ लूंगा इस पर। मैं MQM का मौकफ इस पर इसलिए जरूर चाह रहा हूं क्योंकि MQM नुमाइंदा जमात रही है कराची से, अक्सरियत हुआ करती थी। इस इलेक्शन को हटाकर अगर बात की जाए तो पिछली हुकूमतों में हमेशा कभी इत्तेहाद में रही है, कभी मुखालफत में रही है। जिम्मेदारान कौन है? अगर चाइना कटिंग की बात की जाए, गैर कानूनी तामीरात की बात की जाए, तो MQM का क्या रोल था और क्या फर्ज अदा किया गया? देखिए जी, मैं तो इसका आपको बिल्कुल एक सिंपल सा सादा सा जवाब ये देना पसंद करूंगा, और हकीकत भी यही है कि जो इदारे हैं, चाहे वो कोई भी इदारे जो भी पर्टेन करते हैं इन मामलात से, वो इसके रिस्पॉन्सिबल है। इदारे अगर नहीं चाहें तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता, मगर अगर इदारे उसमें अपना अदा नहीं करते, कोई इंक्रोचमेंट है, कोई लैंड ग्रैपिंग है या दीगर मामलात हैं, तो फिर बाकी मैं ये समझता हूँ कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, बड़ी बड़ी कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर हो जाती हैं, इदारे खामोश रहते हैं। इदारे अगर कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं से शटअप कॉल आ जाती है, और उसके बाद फिर ये माजी का हिस्सा बन जाते हैं, और ये शहर जो है ये कॉन्क्रीशन में तब्दील होता जा रहा है। तो इदारे जो है वो अपना काम करें, तो मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अच्छा, जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं वकार शाह साहब, मैं अगर पिछले मेयर से पहले वाले मेयर की अगर बात कर लूं, जो अलग पार्टी बनाकर सब बैठे हुए हैं, जो MQM क्लेम करती रही उस अदवार के अंदर कि सबसे ज्यादा काम किया गया है, तो उन्हीं अदवार के अंदर एक चीज और क्लेम की जाती है दूसरी सियासी जमातों की जानिब से कि चाइना कटिंग का भी जो एक मामला था वो देखने में आया। वो किस सियासी जमात का के जुमरे में डालूं या किस सियासी जमात को कटहरे में खड़ा करूं, इसका भी मैं जरा जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, मैं बड़ा अच्छा और खूबसूरत सवाल है आपका कि आप कोई भी काम किसी भी सियासी जमात के जुमरे में नहीं डाल सकते, ये इंडिविजुअल के जुमरे में जाता है। अब होता यही है कि जो सियासी जमातों के कारकुन होते हैं, जब वो किसी ऐसी पोस्टों पे आ जाते हैं जहां वो पावरफुल होते हैं, तो अपनी मनमानियां करके इदारों के साथ मिलके। नहीं तो उस वक्त इदारे किसके पास थे? KBCA था, वाटर बोर्ड था, दीगर इदारे थे, वो किस जमात के पास थे? देखिए, उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में थे 2005 से। अच्छा, इस तरह तो उस वक्त मेयर कौन था? मेयर किस सियासी जमात का था? देखिए, 2002 से 2005 तक नेमतुल्लाह खान साहब थे जी। उस वक्त भी इदारे जो हैं वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में थे। उसके बाद आ जाए वे फॉरवर्ड, मुस्तफा कमाल साहब थे जो मेयर नाज़िम कराची थे। तो मैं उनको जिम्मेदार कहूं? देखिए, जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की फिक्स की जाएगी, और जिम्मेदारी होती है चाहे कम हो या ज्यादा हो। मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं, चले कम या ज्यादा की बात नहीं करते ना, इसका तयन करना अदालतों का काम है। जिम्मेदार थे या नहीं थे, हाँ या ना? देखिए, जिम्मेदार बिल्कुल थे। ठीक है। मैं असद जैदी से भी जरा इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा। असद, मैं आपसे यही सवाल जो है वो दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, जैसे कि वकार शाह साहब एडमिट करेंगे जिम्मेदार थे, तो पिछली हुकूमतों की अगर मैं बात करूं, इंक्रोचमेंट आज की नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो पिछली हुकूमतों के अंदर किस सियासी जमात का होल्ड रहा है यहाँ पर? अगर मैं 13 साल बात करता हूँ पीपल्स पार्टी की, तो एक और सियासी जमात थी जो कराची के अंदर स्पेसिफिकली होल्ड रखती थी अपना। देखिए, सियासी जमातों की बात करेंगे तो सियासी जमातें तो तमाम जिम्मेदार हैं, जिसका इक्तदार था वो भी, जिसका इक्तदार नहीं था वो भी। आज अगर हम ये कह लेते हैं कि उस टाइम MQM थी, आज पीपल्स पार्टी है, ये तमाम जमातें आज भी सीट्स लेकर बैठी हैं, कोई वफाक के साथ और कोई सूबे के अंदर। आज क्यों आपने देखा है कि वो आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हमने 4,500 एकड़ के ऊपर रकबा खाली कराया जी लैंड माफिया से? तो ये 4,500 एकड़ पे पहले से कौन बैठा हुआ था? SBCA में मंजूर काका का सिस्टम कौन चला रहा था? वाटर बोर्ड को कौन देख रहा था? आज भी जब ये कह लीजिए कि चलिए PTI इक्तदार में, तो आज भी जो इलीगल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, आज भी जो बिल्डिंग तामीर की जा रही है, आज भी जो ये गैर जाब्ता तरक्कियां, गैर जाब्ता तामीरात और बिल्डर माफिया का राज,
अब किसकी झोली में डालेंगे? ठीक है, मौजूदा हुकूमत के, पिछली हुकूमतों के, मौजूदा ठीक है, जो सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन का उसके, या पिछली एसबीसीए जो शाह साहब ने कहा, वकार शाह साहब ने कहा कि इदारे, हम हमेशा कहते हैं कि अगर इदारे जाग रहे हो बिलाल तो हमें बोलने की जरूरत ना पड़े, हम सिर्फ ये दिखाएं फलां इदारे ने फलां काम अपनी ज्यूरिडिक्शन में रहते हुए बहुत अच्छा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। असद, आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी पर बात करेंगे। और गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस हैं, गैर कानूनी तामीरात हैं, कब्जा माफिया है, और आज मैं स्पेसिफिकली अगर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करूं तो यहां पर किसकी इजारादारी है, कौन सी सियासी जमातों की पुष्पनाई लेकर ये जो कब्जा माफिया है ये धड़ल्ले के साथ काम करते दिखाई देते हैं, इनके पीछे कौन बैठा हुआ है, किसकी सरपरस्ती हासिल है, बेनकाब करेंगे एक वक्फे के बाद।